मैं माननीय मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करूं। एक सूचना है कि समाजवादी पार्टी की योजन सभा के कई पदाधिकारी और सदस्य आदरणीय ब्रजेश सिंह, अमित गुप्ता, रजत गुप्ता, परमानंद पांडे, अमरदेव गुप्ता, अमरनाथ यादव, अभी आनंद जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गृह मंत्री जी को गदा भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री चंद्र प्रकाश गुप्ता जी, जसबीर सिंह जी, श्यामपाल चोपड़ा जी, ये सभी लोग चांदी का मुकुट भेंट करके माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग करतल ध्वनि से इनका उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें और आप लोग भी अपने तालियों के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने का कष्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अवधेश जी पांडे और यहां से जो सांसद रह चुके हैं, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता श्री विनय जी कटिया, और इस क्षेत्र के आप सबके चहेते प्रत्याशी श्री वेद प्रकाश जी गुप्ता, श्री सुधीर कुमार जी सिद्धू जिला प्रभारी, श्री प्रकाश कुमार गुप्ता पालक, और हमारे डॉक्टर बांके बिहारी मणि जी त्रिपाठी संयोजक, और आदरणीय मनमोहन दास जी महाराज पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष, अभिषेक जी मिश्र, बीरभान सिंह जी, श्री शक्ति सिंह जी, श्री विश्वनाथ सिंह जी, और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की इस नगरी में मैं शीश झुकाकर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आप लोगों ने फूलों की मोटी हार पहनाई है, तालियों की गड़गड़ाहट से आपने स्वागत किया है, और चंद्र चांदी की मुकुट पहनाकर, और हमारे आनंद जी, क्या नाम था, अभी आनंद जी, और उनके साथ एक और आनंद जी थे, आनंद अग्रहरी, दोनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। गदा देकर उन्होंने मेरा स्वागत किया है। बहन भाइयों, हर स्वागत को मैं स्वीकार करता हूं और तहे दिल स्वीकार करता हूं। हर बोझ उठा सकता हूं, लेकिन आपने जो चंद्रप्रकाश जी गुप्ता ने जिस आदर से, जिस सम्मान से, जिस प्यार से चांदी का मुकुट पहनाया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं यहां के जिलाध्यक्ष के हवाले वह चांदी का मुकुट करता हूं। और इस विश्वास के साथ यहां के जिलाध्यक्ष के हवाले यह चांदी का मुकुट करता हूं कि इस अयोध्या क्षेत्र की कोई भी गरीब मां की कोख से पैदा हुई बेटी शादी होने के बाद घर से विदा हो रही हो और उसके पांवों में चांदी की भी पायल न हो, तो यह मुकुट तोड़कर उसके पांवों की चांदी की पायल बनवा देनी चाहिए, इसलिए यह उसके हवाले करता है।
बहनों भाइयों, मैं आपके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लल्लू सिंह जी को चुनकर भारत की संसद में भेजा है। इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में यह उत्तर प्रदेश, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसने भारत की राजनीति को एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया है। यदि मैं ऐतिहासिक मोड़ देने की बात कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि आजादी के 70 वर्षों के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे तो इन 70 वर्षों में किसी भी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को भारत की संसद में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था। बहनों भाइयों, यह पूरा का पूरा श्रेय कि भारत की संसद में किसी गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ, यदि किसी राज्य को जाता है तो यह श्रेय मैं उत्तर प्रदेश राज्य को देना चाहता हूं, जिसने 80 में 73 सीटों पर विजय दिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को संसद में भेजा है। मोदी जी आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं जानता हूं 2.5 वर्षों का समय गुजर चुका है। यह चर्चा होती होगी कि मोदी जी की सरकार ने 2.5 वर्षों में क्या काम किया, क्या नहीं किया। बहुत सारे लोग कहते होंगे बहुत अच्छा काम किया, बहुत अधिक काम किया। हमारे ऐसे भी राजनीतिक विरोधी होंगे जो कहते होंगे जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। कुछ धुर विरोधी होंगे जो यह कहेंगे कुछ नहीं किया। लेकिन इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों कि चाहे वह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में सरकार रही हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी की 2.5 वर्षों से हिंदुस्तान में सरकार है, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे अटल जी की सरकार का कोई मंत्री रहा हो, चाहे हमारे मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री हो, किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कह सकता। इस हकीकत को भी कोई नकार नहीं सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में, चाहे वह हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी हों, दोनों प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं कि अपने कार्यकाल में भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है। इस हकीकत को भी सभी स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं है, यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, हमारे प्रेस के दोस्त भी यहां पर बैठे हैं, मैं विनम्रता पूर्वक आप सबसे भी अपील करना चाहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना, आप टेलीविजन के पर्दे पर चला देना। मैं यदि गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, खेद व्यक्त कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहनों भाइयों, जिंदगी में यदि हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे वह आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल रहा हो, चाहे आज मोदी जी का शासनकाल हो, भारत ही नहीं दुनिया का अर्थशास्त्री इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि अटल जी के शासनकाल में आजाद भारत की सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पादन की विकास दर रही है तो अटल जी के शासनकाल में रही है 8.4% तक पहुंची, जो कि आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं रही है। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में 2.5 वर्षों के अंदर ही ये करिश्मा हुआ है। भारत ही नहीं दुनिया का अर्थशास्त्री इस सच्चाई को स्वीकार करने लगा है कि सारे विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो बहनों भाइयों हमारे और आपके देश भारत की है। यह काम हुआ। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं सभी को इस बात की चिंता रहती है। अपने मान सम्मान स्वाभिमान पर भी चोट नहीं आनी चाहिए और हमारे भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर भी चोट नहीं आनी चाहिए। मैं जानता हूं इस हकीकत को। कोई व्यक्ति जिंदा रहते ही यदि स्वाभिमान शून्य हो जाता है
तो जिंदा रहते ही उसकी मौत हो जाती है। कोई राष्ट्र भी यदि अपना स्वाभिमान खो बैठता है तो उस राष्ट्र के अस्तित्व को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपकी दिल्ली की सरकार यह कमजोर सरकार नहीं रही है, ताकतवर सरकार है। आपका भारत भी आज कमजोर भारत नहीं है, यह दुनिया का एक बलवान देश बन चुका है, ताकतवर देश बन चुका है। आपने देखा कि आज के 4-5 महीने पहले हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां से कुछ आतंकवादी रात के समय भारत की सीमा में घुस आए। रात को सोए हुए हमारे बहादुर सेना के जवानों पर कायराना हमला करके 17 जवानों की जानें ले ली। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे, मैं, रक्षा मंत्री, अधिकारी वर्ग, और प्रधानमंत्री ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए फैसला किया। उसके बाद आपने देखा हमारे बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान में जहां आतंकवादियों का लॉन्चिंग पैड था वहां तक घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब है। भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे, भारत कभी विस्तारवादी नहीं रहा है। कभी भी भारत ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने की नहीं सोची है। भारत कभी आक्रांता भी नहीं रहा है। दुनिया के किसी देश पर भारत ने कभी आक्रमण भी नहीं किया। जो कुछ भी करना पड़ा था वो इसलिए करना पड़ा था कि आतंकवादियों ने, हमारे पड़ोसी देश ने भारत के स्वाभिमान पर चोट मारने की कोशिश की थी। संदेश सारी दुनिया को अपने आप चला गया। भारत एक ऐसा देश है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। यह संदेश सारी दुनिया को अपने आप चला गया। बहनों भाइयों, उस घटना की भी आपको जानकारी होगी कि आज के 4-5 महीने पहले मैं भी पाकिस्तान चला गया। मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है? अरे सबको मालूम है, तब नहीं बोलूंगा। बहनों भाइयों, मैं जाना नहीं चाहता था। वहां सार्क सम्मेलन पाकिस्तान में होने वाला था। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि आने वाले थे। मैंने अपने राज्य मंत्री को कहा कि आप पाकिस्तान चले जाओ, सार्क सम्मेलन में भाग लो और जो भारत का पक्ष रखना है वहां रख देना। लेकिन सम्मेलन के 2 दिन पहले हमारे अधिकारियों ने मुझे बताया कि साहब, पाकिस्तान की सड़कों पर जुलूस निकाले जा रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, आतंकवादियों के सरगना उसका नेतृत्व कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, आपके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और कहा जा रहा है कि भारत के गृह मंत्री को हम पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। बहनों भाइयों, मैंने चटपट फैसला किया कि अब तक तो मैं पाकिस्तान नहीं जाने वाला था, लेकिन अब मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। और मैं पाकिस्तान गया। पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैं उतरा। सेना के अधिकारी और पाकिस्तान सरकार के अधिकारी रिसीव करने के लिए आए। उन्होंने कहा, साहब, पहले हम आपको 10 किलोमीटर सड़क मार्ग से होटल ले जाने वाले थे, लेकिन होटल के हालात ठीक नहीं है, ये सड़क के हालात ठीक नहीं है, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि आपको हेलीकॉप्टर से होटल के पास ले जाएंगे। मैंने कहा, मैं यहां का मेहमान हूं, जैसे ले जाना चाहते हो वैसे ले चलो। हेलीकॉप्टर से होटल से आधी किलोमीटर दूर पर हेलीपैड पर उन्होंने मुझे उतारा और उसके बाद वह लेकर आगे बढ़े। बहनों भाइयों, हेलीपैड से लेकर होटल की आधे किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 स्थानों पर बड़ा बड़ा हुजूम। जानकारी प्राप्त हुई कुछ आतंकवादी भी उसका नेतृत्व कर रहे थे। मेरी गाड़ी को देखते ही राजनाथ सिंह वापस जाओ, राजनाथ सिंह वापस जाओ, गृह मंत्री मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद। लेकिन बहनों भाइयों,
जितने नारे लगते जा रहे थे, राजनाथ सिंह का हौसला भी उतना ही बुलंद होता चला जा रहा है। और मैंने रात को अपना मन पक्का कर लिया कि यदि पाकिस्तान की धरती पर आया हूं तो पाकिस्तान की धरती की छाती पर ही खड़े होकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करके ही मैं भारत लौटूंगा बहनों भाइयों। और वही हुआ। मैंने कहा कि आतंकवाद का यह सिलसिला बंद होना चाहिए, आतंकवाद को हवा देना बंद करो। आतंकवाद यह मानवता का दुश्मन है। और मैंने कहा जिस सांप को आप पाल रहे हो वह सांप आपको भी डसता रहेगा और कभी कभी पूरी तरह से डस लेगा। आतंकवाद न अच्छा आतंकवाद होता है न बुरा आतंकवाद। बहनों भाइयों, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हमारे अटल जी बार बार कहा करते थे किसी भी पड़ोसी देश के बारे में कि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। पड़ोसियों के साथ बराबर बेहतर रिश्ते बना के रखने चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी, मोदी जी ने भी, मैं भी उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, यह फैसला हुआ कि हम लोगों को जितने भी हमारे देश के पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों को 26 मई 2014 को जो हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह था उस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करना चाहिए। सबको आमंत्रित किया हम लोगों ने। नवाज शरीफ साहब भी उसमें आए। हम लोगों ने सारे राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया था बहनों भाइयों, तो दिल से दिल मिलाने के लिए बुलाया। लेकिन यह पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, हर समय खिटपिट। ऐसे ही 2014 के सितंबर महीने में शपथ लिए हुए मुझे 3-3.5 महीने हुए थे। रात को 10:30 बजे बिस्तर पर लेटे हुए मैं टेलीविजन देख रहा था। खबर आई कि पाकिस्तान की तरफ से गोली चली है, हमारे सीमा पर रहने वाले 5 भारत के नागरिकों को मार डाला, जिसमें एक महिला थी, एक मासूम बच्चा था। मैंने तुरंत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक को टेलीफोन करके पूछा, मिस्टर पाठक, या मैं टेलीविजन पर क्या देख रहा हूं? उन्होंने कहा कि सर सही है। मैंने कहा हमारी फोर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा साहब हम लोगों ने पाकिस्तान को 16 बार सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा यह सफेद झंडा क्या होता है? उन्होंने कहा कि साहब लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है। सफेद झंडे का मतलब यह होता है हम पाकिस्तान को संदेश देते हैं, ऐ पाकिस्तान, हम तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाना चाहते, हम तुम्हारे साथ बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, जिसे तकनीकी भाषा में हम कहते हैं फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 16 बार झंडा दिखाए जाने के बाद पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा साहब अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा सुन लो, 17वीं बार सफेद झंडा मत दिखाना, 17वीं बार सफेद झंडा मत दिखाना। और आज से, अभी से, भविष्य के लिए भी हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक गोली भी उधर से चलती है तो भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, हालात बदल गए। बहनों भाइयों, भारतवासियों के राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना चिर पुरातन है। भारत में रहने वाले हर नागरिक के अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना नहीं है। भारत में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस समय भी चाहे चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्लाह खां जैसे बहादुर नौजवानों ने इसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की प्रखर भावना के कारण हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। आज यह सब सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं देता।
ये कांग्रेस के नेता हैं, जब होता है तब हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर भी सारी मर्यादाओं की सीमा लांघकर अनाप शनाप की टिप्पणी की जाती है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। प्रधानमंत्री स्वयं में संस्था होता है, चाहे कोई संस्था हो अथवा कोई व्यवस्था हो, उसकी डिग्निटी लोअर डाउन करने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे युवा नेता हैं जो खाट सभा करते हैं, खाट सभा। बहनों भाइयों, ये खाट और चारपाई सोने के लिए होती है कि सभा करने के लिए होती है? मुझे लगता है रात को नींद नहीं आती होगी, तो सोचे कि अब खाट पर सो नहीं पाते हैं तब खाट पर सभा करें। अरे मैंने मैदान में सभा देखी है, ऑडिटोरियम में सभा देखी है, हॉल में सभा देखी है, खाट में सभा पहली बार सुनी। अब जब देखा, अब आप लोगों को भले ही हंसी आई, आनंद आया हो खाट सभा से, मुझे बहनों भाइयों तरस आई। 4 महीने बाद चुनाव होने वाला है और इस बेचारे ने 4 महीने पहले ही खाट पकड़ ली, तो चुनाव क्या लड़ेंगे? और वह खाट से उतरे, जब देखा कि खाट के सहारे हम चुनाव की वैतरणी पार नहीं कर सकते हैं, तो उछलकर साइकिल की सीट पर बैठ गए। अरे कैरियर थी ही नहीं, टूटेगी क्या? वो मेडिगार्ड जिस पर बोलते हैं उस पर बैठ गए। अब उनको यह नहीं मालूम है जिस साइकिल पर वो जाकर बैठे हैं उस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंक्चर कर दिया। वो साइकिल चलने वाली नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पता नहीं, बार बार कहते हैं बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है, और कहते हैं इतना काम किया है, इतना काम किया कि मेरा काम बोलता है। बहनों भाइयों, मैंने कहा कि नहीं, अभी अभी छोटे हो आप भाइयों, काम बोलता नहीं है, काम दिखता है। और इतना ही नहीं, एक हाईवे बना लिया। आप ये कल्पना करो, जिस हमारे श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने सारे हिंदुस्तान में 4, 6, 8, 10 लेन की सड़कों में हाईवेज का जाल बिछा दिया, और उन्होंने कभी चर्चा नहीं की, और हमारी सरकारें आज भी जाल बिछा रही हैं। और 2017-18 में हम लोगों ने फैसला किया है, इस समय प्रतिवर्ष 10,000 किलोमीटर हाईवे हम लोग बना रहे हैं। और बहनों भाइयों, 17-18 में प्रतिवर्ष 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाएंगे। अभी तो 10,000, 15,000 किलोमीटर के बीच में है। आगे हम लोग 25,000 किलोमीटर 17-18 में प्रतिवर्ष हाईवे बनाने का फैसला किया है। आइए, एक 200 किलोमीटर के हाईवे, तो कहते हैं मोदी जी आपको काम नहीं दिखाई देता तो मेरा हाईवे देख लीजिए। और कुछ नहीं कहते। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विकास तो अयोध्या का सब हो गया है ना? अगर अरे अयोध्या का मान लिया नहीं हुआ होगा, लेकिन अगल बगल का तो हो गया, वो भी नहीं। अच्छा, यहां गांव के रहने वाले लोग कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। अरे बहुत लोग हैं। अच्छा, आपके गांव पक्की सड़कों से जुड़ गए, जो अटल जी ने सिलसिला प्रारंभ किया था? जुड़ गए भैया? ये जो बैठे हैं, जुड़ गए आप लोगों को नहीं? अच्छा, आप लोगों के खेतों की सिंचाई के लिए पानी वानी तो मिल रहा है? नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा है? क्यों ना? वो भी नहीं। न सड़क बनी, न पानी आया।
विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। अच्छा ये बताइए कि सब पढ़ाई वढ़ाई तो सब ठीक ठाक चल रही है? अच्छा पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन अस्पतालों में दवाई वाई तो ठीक मिल रही है, वो भी नहीं हो रही। विकास हो रहा है। अब बहनों भाइयों, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। जिस समय इन्होंने सत्ता की बागडोर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने संभाली थी, बहनों भाइयों, उस समय इस राज्य की सकल घरेलू उत्पादन 5.6% थी। 5 वर्षों में घटाकर उन्होंने 3.6% पहुंचा दिया। कृषि की विकास दर जो 2.8% थी, 5 वर्षों में घटाकर उसे 2.8% थी, उसको घटाकर 1.8% कर दिया। यह विकास हो रहा है। बिजली तो खूब 24 घंटे आ रही है ना? अरे क्या बात करते हैं, बिल्कुल 24 घंटे नहीं आ रहे, 20 घंटे तो आ रही हो। अरे भाई 14 घंटे आ रही होगी। नहीं आ रही? अरे छोड़िए, मान लिया बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिजली का बिल तो आ रहा है। अरे तो मजा लीजिए, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, विकास हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही है? नहीं, रात को बच्चे जब अंधेरा हो जाता है तो कैसे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? अरे कैसे पढ़ते हो जी? लालटेन? नहीं, अयोध्या के लोगों से कोई जरूर उनकी नाराजगी है, जरूर नाराजगी है। बहनों भाइयों, दिन भर काम काज करने के बाद थके हारे हमारे व्यापारी, हमारे किसान, हमारे अध्यापक, डॉक्टर, वकील जब रात को घरों में पहुंचते होंगे, अंधेरा ही अंधेरा, न घरवाली का चेहरा देख पाते होंगे, न घरवाली उनका चेहरा देख पाती होगी। ऐसे ये विकास हो रहा है। गजब गजब के दावे लोग करते हैं। अच्छा बहनों भाइयों, मैं किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने फसली ऋण वगैरह लिया है कि नहीं? कर्ज वर्ज लिया है फसली ऋण कि नहीं लिया है? तो लिया है तो मैं भी किसान परिवार में ही, किसान मां की कोख से पैदा हुआ हूं दोस्तों, और मैं इस हकीकत को जानता हूं। किसान का सबसे बड़ा दर्द यदि कुछ होता है तो कर्ज का दर्द ये सबसे बड़ा दर्द होता है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट बनने के साथ ही जो यहां गरीब किसानों के ऊपर फसली ऋण है उसे एक कलम की नोक और एक बूंद स्याही से माफ कर दिया जाएगा। इस हिंदुस्तान में पहली बार आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के आशीर्वाद से, मेरे बहनों भाइयों, जब मैं भारत सरकार में कृषि मंत्री था उस समय किसानों के कर्ज पर ब्याज दर को कम किया था। उस समय 12 से लेकर 18% ब्याज लगता था, उसको घटाकर उस समय 2003 में 8% किया था। 2006-07 में जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो अपने सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने कहा कि 3 में मैंने 8% किया था, अब 2006-07 आ गया, आप लोग किसानों के कर्ज पर ब्याज दर कम करिए और उसको घटाकर पहले साल 4% कर दीजिए, दूसरे साल 1% और घटाइए 3% कर दीजिए, तीसरे साल 2% कर दीजिए, चौथे साल 1% कर दीजिए और 5वें साल उसे 0% कर दीजिए। और यदि किसी को यकीन न हो तो आपके पड़ोस के राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जाकर कोई देख सकता है बहनों भाई। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के किसानों को भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि अपनी सरकार बनेगी तो मेरे बहनों भाइयों, किसानों को, सारे गरीब किसानों को फसली ऋण 0% ब्याज दर पर मुहैया कराया जाए। और मेरे बहनों भाइयों, एक बात और, जवानों, तुम लोगों को रोजगार मिल गया? इधर के जवानों से मैं पूछना चाहता हूं,
अरे कुछ लोगों को तो मिला होगा, कुछ नहीं मिला। यह सच्चाई है कि कोई भी गवर्नमेंट हो सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। हम लोग भी सरकारी नौकरी सबको नहीं दे पाएंगे, लेकिन सारी वैकेंसी तो भरेंगे, अपनी जगह पर है, जरूर भरेंगे। लेकिन यह भी फैसला किया हम लोगों ने, उससे भी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए तय किया है कि अपने नौजवानों को 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना की ट्रेनिंग देकर उनके अंदर हुनर पैदा करेंगे और जवान को कहेंगे तुम्हारे अंदर हुनर हो गया है, तुम अपना बिजनेस करो, व्यापार करो, काम धाम करो। वह नौजवान यह कहेगा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, कहां से हम रोजगार करेंगे? तो उस नौजवान को हम कहेंगे कि हम लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड राजधानी में तैयार किया है, तुम आवेदन करो कि हमारे अंदर यह हुनर पैदा हो गया है, हमें फला व्यापार करना चाहते हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख जितने रुपए की जरूरत होगी, कम से कम ब्याज दर पर तुमको कर्ज मुहैया कराया जाएगा ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। बहनों भाइयों, शासन डंडे से नहीं चलता है। शासन यदि चलता है तो मॉरल अथॉरिटी से, नैतिक बल से चलता है। शासन यदि चलता है तो विजन से चलता है, दूरदृष्टि चाहिए सरकार चलाने की, उससे शासन चलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, घर में बेटी होती है तब ज्यादा खुशी होती है कि बेटा? सही ईमानदारी से बोलिएगा। दोनों? अब बहुत चतुर हो गए हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं भी इसी उत्तर प्रदेश का हूं, विदेश से नहीं आया। हालत यह होती थी, अब तो थोड़ा सुधार हुआ है, पहले यह होती थी लड़की पैदा होती थी जिससे लगता था नानी मर गई, बेटा पैदा होता था मत थाली बहन नगाड़े, क्या पूछना। बहनों भाइयों, क्यों? क्योंकि उस परिवार को लगता था बेटी हमारे परिवार की लज्जा है, प्रतिष्ठा है। कहां से हम पैसा पाएंगे? इसकी पढ़ाई कराएंगे, कहां से पैसा पाएंगे? इसके हाथ पीले करेंगे, चिंता सता दीजिए। उसका भी समाधान हम लोगों ने निकाल लिया है। बेटी जो ही पैदा होगी 50,000 रुपए का विकास बांड सरकार उसके नाम से खरीदेगी। कक्षा 6 में पहुंचेगी 3,000, कक्षा 8 में पहुंचेगी 5,000, कक्षा 10 में पहुंचेगी 7,000 और 21 साल की शादी करने लायक हो जाएगी तो 2 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। आप ये कहेंगे कि यह सब सारी बातें आप लोग क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, इस हकीकत को जानते हैं कि भारत को यदि धनवान भारत बनाना है, बलवान भारत बनाना है, तो जब तक हर भारत के नागरिक का योगदान नहीं होगा तब तक हम भारत को जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, बलवान भारत बनाना चाहते हैं, वैसे भारत का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं, अयोध्या बहनों भाइयों जैसा विकास इसका होना चाहिए नहीं हो पाया। 15 वर्षों तक हम लोग भी टकटकी लगाकर बैठे रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आएगी और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, सरकार यदि बनेगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती अयोध्या का विकास होगा और इसका ऐसा विकास होगा कि भारत के लिए ही नहीं सारी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाए, श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। करेंगे विकास और उससे बहुत कुछ। एक तो बहुत लोग अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति, आस्था की अभिव्यक्ति करने के लिए आते हैं, लेकिन उससे राज्य सरकार को भी मुनाफा होता है। लोग बाहर से आते हैं, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, काम मिलता है। ऐसे कई स्थान हमारे उत्तर प्रदेश में हैं जिनको कि हम लोगों ने चिन्हित किया है। उनका हम विकास करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आ सके। भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आ सके।
ये हम लोगों ने तय किया है। इसलिए मैं बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं। मैं घड़ी देख रहा था क्योंकि आगे भी जाना, अभी 3-4 सभाएं हैं, तो मैं चलूंगा। वेद प्रकाश जी को जिता देंगे। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जहां तो भाई ये व्यापारी भाई कितने हैं? अरे बहुत लोग हैं। मैं व्यापारी भाइयों में कहना चाहता हूं, नोटबंदी का फैसला था, कांग्रेस के लोगों ने यह कहा कि मोदी जी ने सबको, सारे हिंदुस्तान को लाइन में खड़ा कर दिया। बहनों भाइयों, लाइन में आजाद भारत में किसी ने खड़ा किया है तो कांग्रेस ने खड़ा किया। किरासन तेल के लिए लाइन इन्होंने लगवाई है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन इन्होंने लगवाई है, राशन की दुकान पर लाइन इन्होंने लगवाई है। मैं तो आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 50-60 दिन भले ही तकलीफ हुई होगी, कष्ट उठाकर भी किसी भारत के नागरिक ने हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार के ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाया, नीयत पर शक नहीं किया। आभार व्यक्त करना चाहता। क्या आप नहीं चाहते हैं इस देश में काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए? क्या इस देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई कम नहीं होनी चाहिए? क्या आतंकवादी, उग्रवादी और नक्सलवादियों की कमर नहीं टूटनी चाहिए? यही नहीं आपत्ति। और मैं व्यापारी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, सरकार आने दीजिए, इंस्पेक्टर राज को हम समाप्त करेंगे, हम आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखेंगे। और व्यापारी भाइयों, आपको जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने सारे सेल्स टैक्स अफसर को यह आदेश दिया था, कोई भी व्यापारी के घर छापा नहीं मारने जाएगा और अपने विवेक से ही फैसला नहीं करेगा। फैसला करेगा टैक्सेस के बारे में तो तथ्यों के आधार पर फैसला करेगा। और मुख्यमंत्री रहते हुए व्यापारियों की पंचायत मुख्यमंत्री आवास में मैंने बुलाई थी, शायद उस संगठन का कोई हो। अच्छा, ये वेद प्रकाश जी उसमें मौजूद साक्षी हैं इस बात। कई आदेश उसी समय मुख्यमंत्री आवास में 1,500-2 हजार की संख्या में उत्तर प्रदेश के कोने कोने से व्यापारी आए हुए, वही मैंने शासना देख हम इसे मुक्ति दिलाई। यह भी हम लोगों ने फैसला किया। 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर ये हमारे व्यापारी का है। कोई जरूरत नहीं है बुक मेंटेन करने की, कोई जरूरत नहीं है खाता वही रखने की। $2 करोड़ तक। अब उसके बाद इनकम टैक्स जो 2 करोड़ पर लगना होगा लग जाएगा, जो आप कहेंगे 2 करोड़ का हमारा टर्नओवर है। आपका हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में आपका भी योगदान है, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है, न खाता न बही, जो आप कहो वही सही। हमारे यहां पर वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे प्रोफेशनल्स मौजूद हैं कि नहीं हैं? कुछ लोग, कुछ वकील साहब, हाँ वकील साहब जरूर होंगे। हाँ है। मैं वकील साहबान को कहा सब प्रोफेशनल की बात में कर रहा हूं, सारे प्रोफेशनल। यदि आपकी इनकम प्रति वर्ष की 50 लाख, तो इनकम टैक्स पहले भाइयों 50 लाख पर नहीं लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा 25 लाख पर लगेगा। ऐसे कई फैसले हम लोगों ने किए हैं, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आगे जाना है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं वेद प्रकाश गुप्ता को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। और आप जानते हैं बहुत अच्छा माहौल कांग्रेस सपा बसपा ने बना दिया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सपा बसपा कांग्रेस से मिलकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कीचड़ ही कीचड़ कर दिया। और बहनों भाइयों, कीचड़ में कुछ नहीं पैदा होता, कीचड़ में भी निकलता है तो कमल का फूल ही निकलता। तो मैं मान कर जाऊं वेद प्रकाश जी जीतेंगे पक्का।
बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।